गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखो, टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द लेसन द स्नेक एंड द मिरर। ये स्टोरी है बच्चों, आप समझ रहे हैं। और ये दक्षिणी भारत, साउथ में अपने एक स्टेट है केरला, वहां के जो है राइटर हैं, उनके द्वारा इस कविता को बच्चों, ये मूल रूप से एक्चुअली स्टोरी जो है मलयालम में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? वी अब्दुल्ला नाम के जो राइटर हैं, जो स्टोरी नरेटर हैं, उन्होंने इस कहानी को मूलतः मलयालम भाषा में लिखा था। मलयालम भाषा होती है बच्चों, ये साउथ में चलती है, केरल में, है ना। तो मैं खुद भी केरल पढ़ के आया हूं, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है मलयालम के बारे में। उसका अनुवाद किया गया है वी.एम. बशीर के द्वारा इंग्लिश में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वी.एम. बशीर जो है कैसा राइटर है, तो बच्चों एंग्लो इंडियन राइटर है। एंग्लो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में लिखता है, इंडियन इसलिए क्योंकि इंडिया में जन्मा है। तो इस तरीके के जो संकर लेखक होते हैं, संकर से मेरा मतलब है बच्चों की दोज हु आर बोर्न इन इंडिया बट दे राइट इन फॉरेन लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। खास तौर पे बच्चों अंग्रेजी में जो लिखते हैं, लेकिन जिनकी पैदाइश जो है हिंदुस्तान है, उनको एंग्लो इंडियन राइटर, अगर कविता लिखते हैं तो एंग्लो इंडियन पोएट्स कहते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एंग्लो इंडियन पोएटेस कौन थी, तो आपका जवाब होगा बच्चों तोरू दत्त। क्या नाम? तोरू दत्त, जिनकी एक लोटस नाम की कविता बड़ी मशहूर है। हार्क लक्ष्मण हार्क, ये उनकी दूसरी कविता है, ये भी बड़ी मशहूर है ना। सावित्री के नाम से उन्होंने जो है एक पोएम लिखी है, वो भी उनकी मशहूर है। जरा देखना बच्चों, तोरू दत्त। तोरू दत्त जो है बच्चों, ये क्या थी? ये बंगाली परिवार में जन्मी थी और इनको कहा जाता फर्स्ट एंग्लो इंडियन पोएटेस। ठीक है, ये बच्चों फर्स्ट एंग्लो इंडियन पोएटेस थी। अगर आपसे पूछा जाए कि टैगोर क्या है, तो टैगोर भी एंग्लो इंडियन पोएट हैं। तो समझ में आ गया एंग्लो इंडियन पोएट क्या होते हैं। तो बच्चों आपको बताया गया इसकी कौन सी कविता बड़ी मशहूर है? द लोटस। ये तो बहुत भी मशहूर है, लोटस माने कमल। एक है बच्चों हार्क लक्ष्मण हार्क, ये भी मशहूर कविता है इनकी, हार्क लक्ष्मण हार्क। ठीक है, एक मैंने बताया बच्चों सावित्री के नाम से भी बड़ी मशहूर कविता है इनकी, सावित्री। ठीक है, अब ये जो सावित्री है बच्चों, अगर पूछा जाए कि सावित्री नाम का एपिक किसने लिखा, एपिक सावित्री, तो सावित्री नाम का एपिक लिखा बच्चों भारत का ही राइटर है औरोबिंदो। क्या नाम? जिनको हिंदी में बच्चों आप लोग कहते हो महर्षि अरविंद घोष, द सेंट ऑफ पांडिचेरी। आप इन्हें हिंदी में बच्चों महर्षि अरविंद घोष माने पांडिचेरी का संत के नाम से जानते हैं। ये भी बच्चों क्या है? एंग्लो इंडियन राइटर हैं, पोएट भी हैं, एंग्लो इंडियन राइटर हैं। फिर ये जो है बच्चों बहुत बड़ी फिलोसफर थे, है ना। तो इनकी जो है एक किताब बड़ी मशहूर है, वो कौन सी है? एक तो बच्चों आप जानते हो, एक तो है लाइफ डिवाइन। ध्यान से सुनना, तीन किताबें ऐसी है जिनके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। एक तो लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन कॉमेडी, और एक है इंडिया डिवाइडेड। इन किताबों में बच्चों आप कंफ्यूज होते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ डिवाइन किसकी है, तो लाइफ डिवाइन तो बच्चों इन्हीं की है। किनकी? लाइफ डिवाइन का मतलब देखो बच्चों, डिवाइन आगे आ रहा है। डिवाइन एक एडजेक्टिव है, वैसे कायदे से इसको यूं बोलना चाहिए था डिवाइन लाइफ। तो लाइफ डिवाइन का मतलब होता है दिव्य जीवन। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? औरोबिंदो के द्वारा लिखी। ऐसे ही मिलती जुलती किताब बता दी बच्चों मैंने आपको, कौन सी? डिवाइन कॉमेडी। ये किताब ज्यादा मशहूर है, इससे भी ज्यादा मशहूर है ये। और ये जो है बच्चों, ये परीक्षाओं में कई बार जीके में भी आती है। किसने लिखी है? ये लिखी है बच्चों दांती, DANT, दांती नाम का राइटर है, फॉरेन राइटर है, इंडिया का नहीं है, ने लिखा डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, अब है इंडिया डिवाइडेड। अगर बच्चों इसका हिंदी अनुवाद करूं तो कुछ ही होगा, भग्न भारत। इंडिया डिवाइडेड का मतलब होगा भग्न भारत या खंडित भारत। ये किताब बच्चों हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो सदाकत आश्रम में निवास करते थे, आपको हिंट दिया हमने, जो बिहार से बिलोंग करते थे, जो महात्मा गांधी के बहुत लाडले शिष्यों में से थे, और जिनको क्या बनाया गया था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बच्चों कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जीते, लेकिन क्या कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया और गांधी जी के विरोध के कारण जब उन्होंने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तब उनकी जगह पर जिस व्यक्ति को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था वो
सब चीजें आपको हिंट दे दी गई, आप जान गए होंगे बच्चों। आई एम टॉकिंग अबाउट राजेंद्र प्रसाद। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बच्चों राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूं, जो कौन थे? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट। इनकी किताब का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड। ये बातें तो बच्चों इधर उधर की है, पर ये जो लिटरेचर है बच्चों, इसमें इधर उधर की बातें चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन 2 4 है इतना पढ़ लो, आजू बाजू की बात भी जाननी होती है। ठीक है, अब बच्चों अपन आ रहे हैं मुद्दे की बात पर। ठीक है, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 58, द लास्ट पेरा, 9th पेरा है बच्चों, जो आधा पूरा हो चुका था। मैं इट सीम्ड से पढ़ा रहा हूं। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगता था या ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान ने क्या की, उसकी तारीफ की। यह बच्चों समझाने वाली बातें हैं, बहुत कुछ समझाने लायक बातें हैं। इट सीम्ड एज इफ, ये बच्चों जो चीज मैं अब आपको समझाने वाला हूं, ये ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर इस पर सवाल पूछा जाता है, तो आपको उसका टोटका पता होना चाहिए कि एक्चुअली सवाल कैसे बनता है और आपका जवाब क्या है। बच्चों जरा ध्यान दो, एक शब्द आता है एज इफ। ध्यान दो, ये आसिफ नहीं है, इसको यूं नहीं लिखते हैं कि यूं कर दिया आपने, तो बच्चों ये तो एक हो जाएगा, आसिफ किसी का नाम हो जाएगा, रॉन्ग, ये सही। एज इफ, एज इफ का मतलब क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में कहते हैं मानो। ठीक है, मानो या जानो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो ना कि मानो का प्रयोग आप हिंदी में करते हो तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्रिय पांचजन्य करस्थ हो, मुख लग्नियो शोभित हुआ, कल हंस मानो कंजवन में आ गया लोभित हुआ, तो मानो बोला ना मैंने। या सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शेल पर आता प्रियो प्रभात, तो मानो का प्रयोग हो रहा है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। अंग्रेजी में उत्प्रेक्षा नाम का कोई अलंकार नहीं पाया जाता है, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं समझा रहा हूं। मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कई बार वाक्य में बच्चों आप मानो का प्रयोग करते हो, तो मानो का जब प्रयोग करते हो तो इस प्रकार की बनावट को बच्चों अंग्रेजी में कहा जाता है, जरा ध्यान देना, सबजंक्टिव मूड। क्या कहा जाता है? सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड जो है बच्चों वो कहा जाता है। तो सबजंक्टिव मूड में आप क्या करते हो बच्चों? इसमें थोड़ी सी कल्पना की झलक होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वह मुझसे ऐसे बात करता है, मानो वो कौन हो? वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कोई मेरा बॉस हो, या वो ऐसे चलता है, समझिए ठुमक ठुमक कर ऐसे चलता है जैसे वह कोई लंगड़ा हो। तो बच्चों जरा सेंटेंस बोला मैंने, शी वॉक्स। शी वॉक्स यानी वो चलती है। एज इफ यानी क्या होता? मानो। शी इज या वाज या वर, LAME। सेंटेंस बच्चों यूं दिया जाएगा, शी वॉक्स यानी वह चलती है जिस मानो वह लंगड़ी हो, वह ऐसे चलती है मानो वह लंगड़ी हो। अब आप क्या करते हो बच्चों? इज को सही करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इधर क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, लेकिन ये बच्चों गलत है। फिर आप वाज को सही करते हो क्योंकि आप जानते हो कि वो शी सिंगुलर है, लेकिन ये भी गलत है। और सही बच्चों ये है। क्या समझाना है मुझे ये समझाना है, यदि वाक्य में एज इफ का प्रयोग हुआ है और आगे अगर बी वर्ब का प्रयोग किया गया, बी वर्ब, ध्यान देना, कौन सी वर्ब? बी वर्ब। तो ध्यान दो बच्चों, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। आप जानते हो इसकी फर्स्ट फॉर्म इज़मार होती है रिजेक्ट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर। तो वाज या वर आएगी। अब बच्चों प्रश्न ये है कि वाज आए कि वर आए? वाज कभी नहीं वर आएगी, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन बच्चों अगर एज इफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है, अगर वो बी वर्ब है तो दैट शैल ऑलवेज बी वर। तो बच्चों वो हमेशा वर होगी। इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। एक बात। दूसरी बात और सुनो। दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर बी वर्ब नहीं है आगे, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा ये तो आ गया एज इफ, ठीक है, और आगे दे दिया आपको गो, तो आपको यहां वेंट भरना है। क्या भरना है? यहां वेंट भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि बच्चों आपको बताया गया है, दो ही बातें हैं। यदि एज इफ का प्रयोग किया गया है और आगे बी वर्ब दी गई है तो वर्ब भरना चाहिए, और अगर बी वर्ब नहीं देखे कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब दी गई है तो हमेशा उसकी सेकंड फॉर्म भरनी चाहिए। कई बार बच्चों हेव दे दिया जाता है। अब हेव दे दिया तो हेव की सेकंड फॉर्म हेड आएगी कि नहीं आएगी? तो हेड आ जाएगी। तो बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं? पास्ट परफेक्ट समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।
परंतु ऐसा नहीं है, ये हैव की क्या है बच्चों, सेकंड फॉर्म। अब जरा सेंटेंस पे गौर फरमाओ, क्या लिखा है? लिखा है कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो, गॉड अप्रिशिएटेड दैट। देखो बच्चों, अप्रिशिएटेड सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप ये कहोगे सर एज इफ के पहले शिम्ड आ रहा था, इसलिए आ रही है। बच्चों चाहे शिम्ड आ रहा है, चाहे सिम्स आ रहा है, लेकिन आइए सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया है? और गॉड में बच्चों जी पहला जो है अक्षर वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा तथा उसकी आइए द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि प्यार का देवता, तब आएगा द गॉड ऑफ लव, तब द का प्रयोग तो होगा, लेकिन उसका जो पहला अक्षर जी है बच्चों, दैट शेल नॉट बी इन कैपिटल बट दैट शेल बी इन स्मॉल लेटर। क्लियर? इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान ने उसको पसंद किया या भगवान ने उसकी तारीफ की। द स्नेक टर्न्ड, सांप ने घुमाया। इट्स हेड यानी होता अपना सिर, सांप ने अपना सिर माने अपना फण घुमाया। सांप ने अपना सिर माने अपना फण घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने देखा आईने में। इट लुक्ड इनटू द मिरर अर्थात इसने आईने में देखा, एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और बच्चों इसने क्या किया, इट लुक्ड इनटू द मिरर। ध्यान दो बच्चों, लुक के बाद में एट का प्रयोग होता है, लुक एट द बोर्ड। लेकिन बच्चों अगर इसके आर पार तुमको कुछ दिखाई देगा तो फिर लुक इनटू का ही प्रयोग होगा ना। तो लुक के बाद में लुक इनटू यानी क्या होता है, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने दरबार उसने क्या कांच की छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया, बल्कि उसने आईने में देखा, एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और इसने बच्चों उस आईने में क्या देखा, अपना साया देखा, अपनी परछाई देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट, मैं ये दावा तो नहीं करता हूं, आई डू नॉट क्लेम दैट अर्थात मैं ये दावा तो नहीं करता हूं दैट इट वॉज अ फर्स्ट स्नेक, मैं ये दावा तो नहीं करता हूं कि ये पहला सांप था। दैट इट एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने क्या किया था, दैट इट एवर लुक्ड इनटू द मिरर अर्थात जिसने कभी मिरर में देखा था। यहां बच्चों ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल आरपीएससी वालों ने पूछा और उस सवाल का जवाब बच्चों इस लाइन में निहित है। और आरपीएससी वालों ने वो सवाल कब पूछा, वो बच्चों सेकंड ग्रेड की भर्ती में पूछा। तो उस सवाल का जवाब आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो आपको आना चाहिए कि क्या तो सवाल था, उसका क्या जवाब होना चाहिए। देखो बच्चों, सेंटेंस यो था, यूरी गागरिन। जो टीचर्स भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो इस सवाल को जरूर इससे सहमत हो पाएंगे कि सवाल मैं कहां से बोल रहा हूं, ठीक है। तो यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन, ध्यान देना बच्चों, यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन who went into space. यूरी गागरिन was the first person who went into space, यानी यूरी गागरिन पहले आदमी थे जो स्पेस अर्थात अंतरिक्ष में गए थे। ये सवाल बच्चों जिसका तस आई मीन सेम टू सेम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द आरपीएससी एग्जाम फॉर सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहां बच्चों जब सवाल पूछा गया तो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या माना गया था, जरा ध्यान दो। यहां बच्चों क्या आ रहा है, आप देख रहे हो फर्स्ट आ रहा है। तो जिस वाक्य में फर्स्ट आ जाता है माने सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। क्या आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो वहां बच्चों एक नियम है सीधा सा, वो नियम क्या है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हु या विच आ रहा है तो इसको काट के दैट करना चाहिए। क्या नियम है बच्चों। अब आप ये कहोगे साहब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, फॉरमर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। फर्स्ट बच्चों ऑर्डिनल नंबर भी है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर हुआ, ठीक है, क्रमवाचक संख्या, इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमवाचक संख्या। और बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री भी, जैसे फोर FORE फॉरमर, और थर्ड इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। तो बताओ सुपरलेटिव डिग्री हुई कि नहीं। तो बच्चों सवाल दरअसल ये पूछा गया था और इसका जवाब उन्होंने क्या माना, यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इनटू स्पेस। तो उन्होंने क्या किया, इस हु को सही मान लिया। किसको मान लिया, इसको सही मान लिया। और दैट को उन्होंने, जो होशियार लड़की थी उन्होंने दैट किया, बिल्कुल सही किया, तो उसको गलत माना। तो बच्चों हुआ क्या कि कई लोग जो है जिनका सही था वो पिछड़ गए। कालांतर में जब उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज करके भेजा तो उस रिवाइज किए हुए रिजल्ट में उन्होंने इसको सही माना, इसको गलत माना। जो लोग सैकड़ों मेरिट में नीचे चल रहे थे वो सैकड़ों मेरिट में ऊपर आ गए। तो सारांश क्या निकला, सारांश ये निकला कि बच्चों यहां हु का प्रयोग नहीं होगा, दैट का ही होगा। और ये बिल्कुल शुद्ध है। आपकी जो एनसीईआरटी किताब है ये भी क्या कर रही है बच्चों,
एनसीईआरटी की तो नहीं है, पर एनसीईआरटी की समकक्षी है, अपने राजस्थान बोर्ड की किताब है। तो ये क्या कर रही है बच्चों, इस बात की पुष्टि कर रही है। जरा देखना सेंटेंस क्या है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड साइड रिफ्लेक्शन, आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट। आ गया बच्चों फर्स्ट स्नेक। अब देखो क्या आ रहा, दैट आ रहा है, या विच नहीं आ रहा ना, ये दैट आ रहा है बच्चों। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि आई डू नॉट क्लेम दैट, मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूं कि इट वाज द फर्स्ट स्नेक, ये पहला सांप था, दैट डेड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जिसने कभी दर्पण में देखा था। मैं ये दावा तो नहीं करता हूं कि यह दुनिया का पहला सांप रहा होगा जिसने पहली बार दर्पण में या आईने में अपना अक्ष निहारा था, बट इट वाज सर्टेन दैट, परंतु बच्चों ये तो तय था। बट इट वाज सर्टेन यानी होता, परंतु यह तो निश्चित था, परंतु यह तो निश्चित था दैट की द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, परंतु यह तो तय था कि सांप आईने में निहार रहा था। सांप बच्चों क्या कर रहा था, दर्पण में देख रहा था, अवलोकन कर रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपने स्वयं के सौंदर्य की सराहना कर रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी का मतलब क्या, ये अपने स्वयं के सौंदर्य की तारीफ कर रहा था, यानी ये आत्ममुग्ध हो रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू, या फिर आगे दिया गया वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, या फिर यह कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का प्रयास कर रहा था। अबाउट ग्रोइंग ए मस्टैच, कि मैं भी क्या करूंगा, अपने चेहरे के ऊपर मूछें उगाऊंगा, थिक मस्टैच, पतली पतली मुच्छें, कटार की तरह तिक्की तिक्की मुच्छें, एंड यूजिंग आई शेडो, क्या ये भी ऐसा सोच रहा था कि मैं भी आई शेडो लगाऊंगा। आई शेडो जानते हो बच्चों, आई मानी आंख होती है, और शेडो यानी क्या होता है, परछाई। तो आंख की परछाई का मतलब यह है कि बच्चों आंखों की बिल्कुल झकाझक करूंगा आंखों को। एंड मस्करा, और मस्करा क्या होता है, मस्करा जानते हो, आंखों को आंजा जाता है, आंखों में अंजन लगाया जाता है, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, आंखों में काजल लगाया जाता है, यही है बच्चों। तो क्या यह भी किसी आई शेडो एंड मस्करा माने कोई काजल या अंजन या सुरमा, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट, या फिर ये भी जो है बच्चे वर्मिलियन स्पॉट को धारण करने के बारे में सोच रहा था। ऑन इट्स फॉरहेड माने अपने ललाट पर। अब बच्चों आप जानते हो, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, अब ये इसका ललाट है, तो ललाट पे अपन क्या धारण करते हैं, ये बच्चों बिंदी। ये जो बिंदी है, ये बिंदी किसकी होती है, सिंदूर की। तो वर्मिलियन स्पॉट का मतलब होता है सिंदूर की बिंदी। तो क्या बच्चों, ये सांप भी अपना अक्स आईने में निहार रहा था, और ये भी जो है ये फैसला करने का प्रयास कर रहा था कि ये भी अपने चेहरे के ऊपर मूछें उगाएगा, या फिर आई शेडो या मस्करा माने काजल या जो अंजन या सुरमा है उसको यूज करेगा, या फिर अपने फॉरहेड माने अपना जो ललाट है, उस ललाट के ऊपर ये भी वर्मिलियन स्पॉट माने सिंदूर की बिंदी लगाएगा। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों समझ में आ गया ये नियम क्या है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये नियम बच्चों ये है, अगर मैं इसको थोड़ा और शब्दों के माध्यम से क्लियर करूं तो कुछ यूं है। देखो, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब क्या आ गया बच्चों, ग्रेटेस्ट आ गया ना।
तो आज ये हुआ विच नहीं आएगा। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स Milton was one of the greatest poets that was ever born, यानी जो कभी जन्मे थे। उसी तरीके से एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच नहीं दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों कहना क्या है मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर वाक्य में क्या आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री और आगे आ रहा हु या विच, तो मुझे सिर्फ ये कहना है बच्चों इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये किसका अर्थ देगा, जो या जो की का अर्थ। इतनी सी बात है बच्चों, अगर आपकी समझ में आ गई है तो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पेरा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फॉर सर्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉर सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से या निश्चित तौर पर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, इसको बच्चों यूं भी कह सकता हूं मैं, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। इस सेंटेंस को यूं भी कहा जा सकता है कि आई न्यू नथिंग। अगर बच्चों आप डिड नॉट को हटाना चाहते हो तो इस वाक्य को यूं भी कह सकते हो, बात एक ही है, जरा ध्यान देना। आई न्यू नथिंग, आई न्यू नथिंग कह दो, चाहे आई डिड नॉट नो एनीथिंग कह दो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग कह दो, बात एक ही है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर एनीथिंग का प्रयोग करोगे तो नोट भी आएगा, लेकिन अगर आप नथिंग का प्रयोग करोगे तो फिर नोट नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों? तो ये बहुत अच्छी बात आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, अर्थात मुझे निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं मालूम था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, मुझे भी पता नहीं था कि ये जो सांप है इसका सेक्स। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो वर्ड शब्द है इसके साथ में कई बार आप क्या करते हो, जैसे एक शब्द कौन सा है, देखो 3 शब्द देश है बच्चों। एक तो WH वर्ड है विच, अकेला नहीं आता, आपने नाउन कोई नाउन साथ लेके आता। जैसे विच क्लास डू यू रीड इन, तो देखो विच के बाद में डू नहीं आया, विच के बाद में क्या आ रहा, क्लास। विच क्लास डू यू रीड इन, पॉजिटिव की तरह काम करता है। दूसरा हुज, देखो बच्चों आपको दिया जाता है कई बार WHOS हुज, तो हुज कभी अकेला नहीं आता है, जब भी आएगा तो अपने साथ में क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो हुज के साथ में क्या आ रहा है, पेन आ रहा है। ये वॉट है बच्चों, ये अकेला भी आ जाता है और अपने साथ में नाउन लेके भी आ जाता है। कैसे, एक सेंटेंस तो मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, बताओ व्हाट के बाद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन मैंने कहा डू यू नो व्हाट सेक्स द बेबी इज, व्हाट सेक्स द बेबी इज। छोटा टाबर है बच्चों, मैंने आपसे पूछा डू यू नो व्हाट सेक्स द बेबी इज, क्या तुमको पता है कि ये बच्चा कौन सी सेक्स का है, मेल है कि फीमेल है, नर है या मादा है, नर है या मादा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था व्हाट वॉज दिस स्नेक, व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, अर्थात इस सांप का लिंग क्या था, एंड इसका जेंडर क्या था, वॉज इट मेल और फीमेल, वेदर इट वॉज मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन जेंडर, आई विल नेवर नो, और मैं इस बात को कभी जान भी नहीं पाऊंगा। अब बच्चों एक बात और सुनो, आपको तो ये पढ़ाया जाता है जिस वाक्य में नेवर का प्रयोग हो उस वाक्य को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होना चाहिए। परंतु बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि जिस वाक्य में नेवर का प्रयोग हो वो वाक्य फ्यूचर सिंपल का भी हो सकता है, इसे अप्लाई करना कहते हैं, ठीक है। तोते की तरह ग्रामर के अंदर आपको रटा दिया गया है और फिर आप क्या मात खा जाते हो। तो क्या है बच्चों, नियमों को अप्लाई करने की जरूरत है ना। तो आप समझो ऑलवेज नेवर का प्रयोग न केवल प्रेजेंट सिंपल में होता है अपितु पास्ट सिंपल में भी हो सकता है। ऑलवेज नेवर का प्रयोग न केवल पास्ट सिंपल में होता अपितु फ्यूचर सिंपल में भी हो सकता है। ऑलवेज नेवर का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है यदि तुम्हारा इरादा खराब है, तुम्हारा इरादा नापाक है। तो जैसे हम कई बार नहीं कहते, कोई खराब आशय होता है, जैसे आई एम ऑलवेज लॉजिंग माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियों को घुमाता रहता हूं। तो यहां बच्चों इरादा अपना जो आशय है वो ठीक नहीं है। उसी तरीके से हम कहते हैं सैम इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, सैम हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है। बताओ कैसी आदत है, अच्छी आदत है या खराब आदत है? तो सारे बच्चे जानते हैं कि ये तो एक खराब आदत है। तो वक्ता का आशय जब सही नहीं बल्कि खराब हो
तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग भी होता है ऑलवेज के साथ, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है यदि वह किसी कहानी का हिस्सा है तो बातें समझ में आ रही है। ऑलवेज या नेवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है तो फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। तो समझ में आ गया है। ऐसी बातें हैं बच्चों, अनुवाद पर निर्भर करता है, केवल तोते की तरह याद करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आई विल नेवर नो अर्थात मैं इस बात को कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फोर का मतलब जानते हो, के लिए, यही तो जानते हो, लेकिन फोर का मतलब शायद आपको ये पता नहीं है कि फोर का मतलब होता है बिकॉज। फॉर यानी बिकॉज भी होता है। फॉर यानी क्या होता है बच्चों, बिकॉज द स्नेक अनवुंड, क्योंकि सांप ने क्या किया बच्चों, अनक्वाइल्ड, क्योंकि सांप ने अपनी कुंडली खोली, इटसेल्फ यानी क्योंकि सांप ने अपने आप को क्या किया, अपनी आप की कुंडली को ढीला किया, फ्रॉम माई आर्म, सांप ने मेरी भुजा पर से अपनी कुंडली की पकड़ को या जकड़ को थोड़ा ढीला किया, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे फिसलता हुआ, लपसता हुआ, धीरे धीरे लपसता हुआ वह मेरी अंक अर्थात मेरी गोद में आकर बैठ गया। बोलो बच्चों कितनी डरावनी बात है, बहुत डरावनी बात है। फ्रॉम देयर, वहां पर से, कहां से, मेरी अंक अर्थात मेरी गोद में से। इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, ये रेंगता हुआ टेबल पर चला गया, एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और आईने की तरफ आगे बढ़ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद ये अपनी परछाई का लुत्फ उठाना चाहता था। एट क्लोजर क्वार्टर्स का मतलब होता फ्रॉम नियर बाई, शायद यह अपनी परछाई का करीब से या नजदीक से या निकट से अवलोकन करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर का मतलब होता आई वॉज नॉट ओनली इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं जब सांप मेरी गोद में था तो मैं क्या बन गया था, मैं तो बच्चों एक संगमरमर से तराशी हुई मूर्त बन गया था, एक संगमरमर में तराशी हुई मूर्त बन गया था मैं। मेरा खून जो है उसने बहना बंद कर दिया था, लेकिन अब जबकि सांप मेरी गोद को छोड़ करके चला गया है टेबल के ऊपर और इंजॉय करने लगा है अपने रिफ्लेक्शन को, तो आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट का मतलब मैं सिर्फ ग्रेनाइट में काटी गई या ग्रेनाइट के पत्थर से तराशी गई महज एक मूर्त नहीं था, सिर्फ एक बुत नहीं था, बल्कि क्या हुआ, मेरे खून का संचार होने लगा, मुझ में क्या जगी, मुझ में उम्मीदें जगी, मेरे दिल में उम्मीदें जो है फिर से जवान हुई। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और अचानक मैं बन गया क्या, और अचानक बुत से, और अचानक पत्थर के बुत से मैं एक हार्ड मांस के इंसान में तब्दील हो गया, अर्थात मेरी सोई हुई चेतना जाग गई, अर्थात मेरी जो मूर्छित धड़कनें हैं वो पुनः बच्चों क्या हो गई, वो धड़कनें बजना शुरू हो गई। स्टिल माने होता अभी भी, इवन नाउ, स्टिल माने होता अभी भी, इवन नाउ होल्डिंग माई ब्रेथ यानी अभी भी, यहां तक कि मेरी सांसों को थामे हुए, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, यहां तक कि अभी भी अपनी सांसों को रोके हुए मैं अपनी कुर्सी पर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, अर्थात मैं चुपचाप, आई क्वाइटली का मतलब क्या होता है कि मैं चुपचाप, वेंट यानी मैं चुपचाप गया, वेंट आउट थ्रू द डोर अर्थात मैं चुपचाप जो दरवाजे में से होकर के गया, इनटू द बरामदा, मैं चुपचाप दरवाजे में से होकर के बरामदे में गया। फ्रॉम देयर अर्थात वहां, आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, फ्रॉम देयर अर्थात वहां से, आई लिफ्ट इनटू द यार्ड अर्थात मैं आंगन में दौड़ कर गया, एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, एंड रैन विद माई एंड रैन विद माई फुल पावर, और अपनी पूरी ताकत के साथ, और यथाशक्ति या जितनी ताकत मुझ में थी, जितना जोर मुझ में था, उतने जोर के साथ में जो है दौड़ा। बच्चों जब पीछे मौत होती है तो हम कहते हैं मेरे से दौड़ा नहीं जाता, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे कोई हड़किया कुत्ता लगा दिया जाए तो तुम तो दौड़ोगे क्या, तुम तो चेतक को भी मात दोगे, इतने तेज तुम दौड़ोगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है बच्चों, बुढ़े भी भागते हैं, लंगड़े भी भागते हैं, क्योंकि वो डरावनी मौत बड़ी डरावनी चीज होती है। तो सांप नहीं था, वो बच्चों मौत था, सांप के रूप में जो है लेखक की मौत थी, तो लेखक बेचारा जो है ऊर्जावान हो गया। फ्यू, अब बच्चों स्थिति क्या है,
ये डॉक्टर क्या कर रहा है, 10-5 डॉक्टरों को अपनी कहानी सुना रहा है। क्या कर रहा है ये जो डॉक्टर है बच्चों, ये तो क्या है, हकीम है। हकीम जानते हो, होम्योपैथ है। तो होम्योपैथ तो होम्योपैथी होते हैं। तो होम्योपैथ है बच्चों ये, और डॉक्टर्स को क्या कर रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। देखो ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, और ये लेखक भी एक डॉक्टर। ये लेखक है ना बच्चों, हमारा लेखक जो बशीर है, तो ही इज आल्सो वन ऑफ द डॉक्टर्स। वह भी उन डॉक्टर्स में से क्या है, एक है। अब देखो बच्चों क्या है, आप जानते हो, बड़े गंदे डॉक्टर हैं ये। पूछिए क्यों? ये बच्चों गंदे डॉक्टर इसलिए क्योंकि सारे बीड़ीबाज हैं, सिगरेट भी नहीं पीते, इनका स्टैंडर्ड बहुत ही घटिया है। तो वैसे तो सिगरेट भी कोई अच्छी चीज तो नहीं है, उसकी भी मुझे सिफारिश तो नहीं करनी चाहिए, परंतु कम से कम बीड़ी यार, स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखो। आखिरकार तुम डॉक्टर हो। तो फ्यू यानी ही चौपस, हम में से प्रत्येक ने, ह्यूड मानी होता है बच्चों टुक, ए साई ऑफ रिलीफ, ए ब्रेथ ऑफ रिलीफ, अर्थात हम में से सबने क्या किया बच्चों, हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली। डॉक्टर की कहानी खत्म हुई, हमारी जान में जान आई, सबने जो हमने रात की सांस ली। और वापस लिट बीड़ीज, हम सबने जलाई बीड़ियां, जिगर से बीड़ियां जलाई सबने क्या किया बच्चों, इन सब ने जो है मतलब कि बीड़ियां जलाई। somebody asked, किसी ने पूछा डॉक्टर, अरे डॉक्टर ये तो बता, इज योर वाइफ वेरी फैट? तू तो कह रहा था मेरी पत्नी बहुत मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि यदि कोई मैं सिल्ली मिस्टेक यानी कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दूं तो शी कुड नॉट चेस मी, शी कैन नॉट चेस मी, वो मुझे चेस नहीं कर सके। तो बता तेरी पत्नी कैसी है, मोटी है कि पतली है? तो क्या बोलता है, नो द डॉक्टर सेड, नहीं डॉक्टर ने कहा, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की मर्जी कुछ और थी। हम तो चाहते थे कि हमको मिले मोटी, ठीक है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो इतनी मोटी बीवी हमको मिले, हम तो ये चाहते थे, बट गॉड विल्ड इट अदरवाइज, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो अब बताओ बच्चों, रब को कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जीवन साथिन, इज अ थिन, बड़ी दुबड़ी है, रीडी पर्सन। रीडी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अपनी अपनी उपमाएं हैं। ये रीडी है, तो ये रीडी का मतलब होता है सरकंडे के जैसी, सरकंडे के जैसी, सरकंडे के जैसी। ये तो उनकी उपमा है बच्चों। सरकंडा जानते हो ना, फलडा, फलडे की जैसी है। मजा नहीं आया? मैं कहूं तो बच्चों, आपने तेजाजी का मंदिर देखा? तेजाजी का चौतरा होता है, लंबी शांट होती है। तो ये बिल्कुल तेजाजी के मंदिर के बाहर पड़ी जो शांट है, उस शांट की तरह क्या है, बिल्कुल लंबी सी औरत है, विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, विद अ गिफ्ट ऑफ रेसर, और ए रनर। अर्थात बच्चों ईश्वर ने उसको कौन सी प्रतिभा दी है? उसको ईश्वर ने बच्चों तेज दौड़ने की प्रतिभा से नवाजा है। अर्थात वो इतनी तेज है कि वो भागने के अंदर भी जो है, आप तो कहते हो कि मैं उसकी हाथ नहीं हूं, मैं उसको बीट नहीं पाए, लेकिन जब वो भागती है तो मैं उसे बीट नहीं पाता हूं। मैं उसे क्या नहीं कर पाता हूं बच्चों? मैं उसे भेंट नहीं पाता हूं। समवन एल्स आस्क्ड, किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन, जब तुम दौड़े, डिड द स्नेक फॉलो यू, तब क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आइए वाली अगली क्लास में।